Welcome to the all-new episode of Frankly Speaking with Navika Kumar, and I have a special guest tonight in Varanasi. I'm joined by BJP President Amit Shah. Good evening, Mr. Amit Shah. Welcome to Frankly Speaking. It's a new episode, it's a new avatar of the Frankly Speaking, and I hope you will speak to me absolutely frankly and from the heart in the middle of this election campaign that you are undertaking. Mr. Amit Shah, 690 constituencies are going to polls, 16 crore voters are going to vote, and this comes just 2 months before your third anniversary of the NDA government at the center. Do you think people are going to vote for the performance of the government led by Narendra Modi at the center, या आप समझते हैं कि ये एक क्षेत्रीय स्टेट के चुनाव हैं? देखिए, क्योंकि चुनाव राज्य की असेंबली के हैं, तो चुनाव का मुद्दा तो राज्य की असेंबलियों के परफॉर्मेंस ही रहेगा, मगर हम भारत सरकार में हैं, पूर्ण बहुमत के साथ है और लोगों की अपेक्षाओं के आधार पर हम चुनकर आए हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस भी इसमें कंसिडर होता ही है। अमित शाह जी, जब नोटबंदी के बाद सिविक पोल्स हुए थे, कई जगह पर हुए थे, तो आपने कहा था ये नोटबंदी की सक्सेस के लिए पोलिंग हुए हैं और आपकी जो पॉलिसी सेंटर ने ली है इसके समक्ष लोगों ने जो वोट्स रखे हैं उससे आपकी पॉलिसी को एक एक्सेप्टेंस मिली है। तो क्या इसको जैसे समझा जा रहा है कि ये एक रेफरेंडम और नोटबंदी भी है, क्या नोटबंदी का असर लोगों तक गया है? देखिए, नोटबंदी के तुरंत बाद जो चुनाव हुए इसमें मैंने निश्चित रूप से कहा था और मैं मानता हूं कि वो नोटबंदी के तत्काल बाद के चुनाव थे। नोटबंदी के बारे में जनता क्या सोचती है उसका उसमें प्रतिबिंब भी था। इस चुनाव को भी अगर विपक्ष नोटबंदी का मुद्दा बनाना चाहते हैं, उस पर रेफरेंडम बनाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कतई कोई दिक्कत नहीं है। इस चुनाव में नोटबंदी मुद्दा है ही, नोटबंदी का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पक्ष का मुद्दा है। लेकिन इसमें लोग कहते हैं कि नोटबंदी के साथ जुड़ा एक मुद्दा है जो है जॉब क्रिएशन का और जॉब्स का, और इस पर नोटबंदी का बहुत असर पड़ा है। तो आपको लगता है कि जॉब क्रिएशन में कहीं ना कहीं जो आंकड़े बताए जाते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कहीं ना कहीं बिखर गए हैं? 20 करोड़ आपने कहा था नई नौकरियां बनेंगी, ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहा। देखिए, हमने नौकरी शब्द प्रयोग नहीं किया था, रोजगार शब्द प्रयोग किया था। 125 करोड़ के देश में सबको नौकरी देना संभव नहीं है नाविका दी। हमने मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से लगभग 4 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के साधन मुहैया कराए, उसके लिए ऋण उपलब्ध कराए, लोन दी है, और वो 4-4.25 करोड़ युवा बेरोजगार आज अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। स्टार्टअप के माध्यम से टेक्नोक्रेट्स को भी हमने जॉब क्रिएटर बनाया है और इसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देश में दिखाई पड़ता है। मैं उत्तर प्रदेश इलेक्शंस पर आती हूँ अमित शाह जी। अमित शाह जी, आपने कहा कि ये जो अलायंस है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, ये बैकफायर करेगा समाजवादी पार्टी पर। आप समझते हैं महागठबंधन का जो एक एक्सपेरिमेंट बिहार में हुआ था, उसके बावजूद आप समझते हैं कि ये अलायंस जो है बैकफायर करेगा, इसका कोई खामियाजा बीजेपी को नहीं मिलेगा? हालांकि मायावती साथ नहीं गई हैं, महागठबंधन के समय में सारी पार्टियां इकट्ठी थी, यहाँ मायावती जी अलग हैं, फिर भी आप समझते हैं कि बीजेपी को इसका कोई असर नहीं होगा? देखिए, 15 साल से सपा बसपा ने यहाँ पर शासन चला है, उसमें से 10 साल सपा ने चला है, 5 साल बसपा ने चला है। 15 साल के देश के सभी राज्यों के विकास और उत्तर प्रदेश का विकास, उसका तुलनात्मक अभ्यास कर लीजिए। ज्यादा संसाधन होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश विकास के मामले में बहुत पिछड़ हो गया। यही 15 साल में देश के कई राज्य ऐसे जहां 24 घंटा बिजली पहुंच गई, हर गांव में अस्पताल पहुंच गया, हर गांव रोड से जुड़ चुका है, इतनी सारी रोजगारी की पॉसिबिलिटीज उपलब्ध हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है। कोई गठबंधन कर आंखों में धूल झोंक कर इस प्रकार से जनता को गुमराह नहीं कर सकता। मैं नीचे तक उत्तर प्रदेश में अक्रॉस द उत्तर प्रदेश घुमा हूं, मैंने नीचे भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बहुत बड़ी लहर देखी है
और काउंटिंग के दिन देखिएगा नाविका जी, बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। पहले 3 फेजेस में आप क्या समझते हैं, आप आगे हैं? क्योंकि पहले फेज के बाद कहा जाता था कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं गया, पर तीसरे चरण तक आते आते बीजेपी का एडवांटेज कहा जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि पूर्ण मेजॉरिटी होगी या आप बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होंगे देखिए, उत्तर प्रथम प्रदेश में? 3 चरण के मतदान के बाद मैं इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं कि प्रथम 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी 140 के आसपास सीटें पाएगी। तो आप समझते हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो अलायंस है वो बिल्कुल विफल रहेगी? देखिए, इन्होंने जिस पर्पज से अलायंस किया था वो पर्पज कोई चुनाव जीतना नहीं था। एक इल्यूजन, एक भ्रांति जनता के मन में खड़ी करना चाहते थे, मगर वो नहीं हो पाई है। यहाँ की ग्राउंड रियलिटी, चुनाव के मुद्दे 10 के 10 खड़े हैं। पर हर इलेक्शन में, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो, सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इकट्ठी मिलके आ जाती हैं और एक एंटी बीजेपी कोalition बनाती हैं और किसी न किसी तरीके से, चाहे आप पार्लियामेंट में देख लें चाहे आप बिहार में देख लें, किसी न किसी तरीके से बीजेपी को रोकने की कोशिश करती हैं हर इशू पे। क्या आपको लगता है कि ये नॉन बीजेपी अलायंस जो है, जो सेक्युलर अलायंस अपने आप को कहलाती है, इसका आपको कहीं ना कहीं खामियाजा सेंट्रल पॉलिटिक्स में भुगतना पड़ता है, स्पेशली राज्यसभा में? देखिए, राज्यसभाओं को राज्यों की विधानसभा बनाती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद मैं मानता हूं कि राज्यसभा का भी चित्र बदलेगा। और जहां तक एंटी बीजेपी अलायंस का सवाल है, एज अ पार्टी अध्यक्ष मेरे लिए तो आनंद का सवाल है, क्योंकि एक जमाना था जब कांग्रेस के खिलाफ सब इकट्ठा होते थे और आज राजनीति का मुख्य ध्रुव हम बने हुए हैं, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। अमित शाह जी, आपको कहा जाता है मैजिशियन ऑफ उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग जो आपने लोकसभा चुनाव में की थी, उसमें आपकी 73 सीटें आई थीं और एक तरह से माना जाता है कि विशेषज्ञों के लिए एक पढ़ाई का, एक रिसर्च का विषय बन के रह गया था कि आपने किस तरह से ये 73 सीटें की। आपने तब भी उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीकी से देखा था, आप आज भी देख रहे हैं। क्या आप समझते हैं पूर्ण तरीके से आपकी बहुमत आएगी या आपको मायावती जी का सपोर्ट लेना पड़ेगा? हमें किसी का सपोर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की सरकार बनाने जा रही है। बिहार में भी आपने ऐसे ही कहा था, आपकी 40 में से 22 सीटें आई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन जब तक 1.5 साल बाद असेंबली चुनाव आए तो कहीं ना कहीं बीजेपी बिखर गई थी बिहार में। हम बिखरे नहीं थे, हमारे वोट बढ़े हैं। आपने शायद इसका एनालिसिस नहीं किया है। हमारे वोट भी बढ़े हैं, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। हाँ, वो निश्चित है कि चुनाव आंकड़ों के गणित में हम हारे हैं, मगर हम बिखर गए, ये वास्तविकता नहीं है। बिहार का चुनाव और यूपी के चुनाव में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी दोनों पार्टियों के लिए चरम सीमा पर है। अमित शाह जी, आपसे एक सवाल पूछूंगी कि हर पॉलिटिकल पार्टी, जब आप कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं रखते हैं, नरेंद्र मोदी को फेस बनाकर आप चुनाव में जब उतरते हैं, तो हर पार्टी टारगेट करती है नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को। इस बार भी टारगेट हर पॉलिटिकल पार्टी के, खास करके उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी बने हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं, लेट उतरी वो चुनाव में, लेकिन जैसे ही उतरी तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं उतरी है, एक ही बार आई है। लेकिन उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को अडॉप्टेड सन की जरूरत नहीं है, उनके अपने 2 पूत बहुत हैं, अखिलेश और राहुल गांधी। तो क्या जो प्रधानमंत्री के हम क्षेत्र में बैठे हैं, वाराणसी में बैठे हैं, क्या उत्तर प्रदेश की जनता अडॉप्टेड सन मानती है नरेंद्र मोदी जी को? आप प्रियंका जी को किस तरह से जवाब देंगे? देखिए, मैं प्रियंका जी की भाषा तो नहीं बोल सकता, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं। अभी मैं अमेठी के इंटीरियर में जगदीशपुर में गया था अंदर। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची। जिस अमेठी ने इतने सालों तक गांधी परिवार को वोट दिए, मुझे लगता है कि गांधी परिवार ने वो गांवों पर ज्यादा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। 60 साल तक ये परिवार का शासन चला है देश पर। गरीब के घर में ना लाइट पहुंची, ना बैंक अकाउंट पहुंचा,
ना शौचालय पहुंचा, ना गैस का चूल्हा पहुंचा। मोदी जी ने 2 साल के अंदर देश की 2 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया है। कई लोगों के घर पर, करोड़ों लोगों के घर पर शौचालय पहुंचाने का काम किया है। और 2018 तक हम देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम भी समाप्त कर देंगे। हर घर में एक बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम हम ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। हमारा जो हिसाब मांगते हैं, उन्होंने पहले अपना अकाउंट चेक करना चाहिए। एक और जो क्रिटिक्स कहते हैं कि एक यूपी का ऐसा चुनाव होता है जहां जब तक कम्युनलाइज ना किया जाए, जब तक पोलराइज ना किया जाए, तब तक भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन के जो है डिविडेंड्स नहीं मिलते हैं। तो क्या जब प्रधानमंत्री ने ये भाषा इस्तेमाल की जिस पर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कम्युनलाइज कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, जब उन्होंने बात की शमशान घाट की और कब्रिस्तान की, जब उन्होंने बात की बिजली आती है होली पर तो ईद पर, तो ये रिलीजियस लेवल पर प्रधानमंत्री ने कम से कम डिवाइड नहीं करना चाहिए था, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। प्रधानमंत्री जी ने रिलीजियस लेवल पर डिवाइड नहीं किया है। अभी एक चैनल का रिपोर्ट है मेरे पास कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में स्मशानों के लिए 600 करोड़ रुपया खर्च किया गया और 1200 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के लिए कराया गया। और बस्ती का अनुपात है जो दोनों धर्म के लोगों का, वो 80-20 का है। आप मुझे बताइए, एक किन्होंने रिलीजियस बेस पर काम किया है? विकास के काम धर्म के आधार पर किसने किए? हमने किए हैं? हमने नहीं किए हैं। ये वास्तविकता है कि रमजान के वक्त बिजली आती है और होली के वक्त नहीं आती है, दिवाली के वक्त नहीं आती, नवरात्रि के वक्त नहीं आती। हम तो आप अपने प्रधानमंत्री जी आरोप पर अटल हैं? दे मेरी बात सुनिए आप। प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया कहा कि रमजान के दिन न दीजिए। उन्होंने ये कहा कि रमजान के दिन दे रहे हो तो दिवाली के दिन भी दे दो भाई, इसमें क्या बुराई है? आरोप तो उन पर है जिन्होंने कम्युनल आधार पर तुष्टीकरण की, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते हुए डेवलपमेंट को भी नहीं बख्शा है। तो आप क्या कह रहे हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ शमशान घाट और कब्रिस्तान के लेंस से देखा जाना चाहिए? नहीं, ये एग्जाम्पल है। लैपटॉप बांटने में भी ऐसा हुआ है, वजीफे बांटने में भी ऐसा हुआ है, हर जगह पे हुआ है। एक उदाहरण मोदी जी ने जनता के सामने रखा है। और मैं मानता हूं कि ये जो लोग हाय तौबा कर रहे हैं कम्युनल पॉलिटिक्स की, वो कम्युनल एडमिनिस्ट्रेशन की क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्या इस देश में एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनल आधार पर होना चाहिए क्या? तो आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? किसने कम्युनल एडमिनिस्ट्रेशन? निश्चित रूप से सपा बसपा पर। सपा के एक हैं मेंबर, वो कहते हैं, हजरत शेरवानी जी हैं, वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जब भी किसी पुलिस थाने में मुसलमान आता है तो या तो उसे लाया ही नहीं जाता, और अगर लाया जाता है गलती से तो छोड़ दिया जाता है। मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पर। मगर नाविका जी, ये लुटियन में रहने वाले आप लोगों के लिए न्यूज है, मेरे लिए न्यूज नहीं है। पूरी यूपी की जनता त्रस्त है। थानों का भी यहाँ पर सांप्रदायिकरण हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी यहाँ सांप्रदायिकरण हो चुका है। इस इलेक्शन में खास करके बात की जाती है जिस लेवल पर ले गए हैं अपने प्रचार को, खास करके स्टेट के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़े अपशब्द यूज किए। अभी पिछले 24 से 48 घंटों में उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक एडवर्टाइजमेंट का, अमिताभ बच्चन का एडवर्टाइजमेंट और गुजरात का उदाहरण, और उसमें उन्होंने इशारा आपकी तरफ और मोदी जी की तरफ भी किया। आपको लगता है कि ये इस तरह का संकोच कर रही है? उन्होंने ये कहा गुजरात के गधों का एडवर्टाइज मत करिए, प्रमोट मत करिए। उन्होंने इस्तेमाल किया, हमने चैनल पर इस्तेमाल नहीं किया। मैं करता हूं, इसमें क्या है भाई? देखिए, ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और यूपी की जनता को तय करना है अखिलेश जी की ये भाषा ठीक है या नहीं। पर एक और सीनियर मंत्री हैं अखिलेश जी के गवर्नमेंट में, उन्होंने तो टेररिस्ट तक कहा है आपको। और चलिए, हो सकता है उनका नजरिया है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। यूपी की जनता सबको भली भांति पहचानती है और हमने 2.5 साल में बहुत काम किया है, संगठन के स्तर पर भी किया है और भारत सरकार ने भी यूपी के लिए बहुत काम किया है।
पर एक बात और कही जाती है जो समाजवादी के पार्टी के बारे में कही जाती है कि हर वक्त अगर अखिलेश जी नहीं करते तो मुलायम जी करते हैं। वो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। आपके मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं मंदिर का जिक्र जरूर आता है। वापस बात इसी बात पे आती है कि जब तक पोलराइजेशन ना हो उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो चुनाव नहीं कहलाता। देखिए, मंदिर की बात हमारे मैनिफेस्टो का जहां तक सवाल है, राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद हर मैनिफेस्टो में आई है, हर मैनिफेस्टो में। पर इसमें कोई आगे तो बढ़े नहीं है हम। बढ़े तो ये एक जो ड्रीम है ये आप लोगों को देते रहते हैं कि मंदिर बनेगा, ये एक वाक्या सा बन के रह गया जो मैनिफेस्टो तक रहता है, ना ये आगे बढ़ता है ना ये पीछे हटता है। देखिए, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मुझे आशा है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही इस केस की सुनवाई करेगी। पर अमित शाह जी, एक स्पेसिफिक इशू पे जाऊंगी। इशू ये है कि क्या आप समझते हैं कि इस चुनाव में जो डिस्कोर्स का लेवल है वो बौखलाहट में इस लेवल पर गिर गया है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप प्रधानमंत्री को फेस बनाते हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर रहता है किसी भी चुनाव में, अगर मुख्यमंत्री फेस ना हो तो सारा प्रचार जो है प्रहार करता है प्रधानमंत्री के ऊपर? ऐसा नहीं होता है। एमपी में चुनाव होंगे तो भी प्रधानमंत्री जी प्रचार में जाएंगे, कर्नाटक में होंगे तो भी जाएंगे, असम में भी गए थे। देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा प्रांत का चुनाव चलता हो, चुनाव में नहीं जाएगा, अपनी पार्टी की बात नहीं रखेगा, अपने कामकाज का हिसाब नहीं देगा? किस प्रकार के लोकतंत्र की हम कल्पना करते हैं? आप लोगों को आदत पड़ गई है 10 साल के मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की, जिनकी सभा में भीड़ ही नहीं उमड़ती थी। देश का प्रधानमंत्री जनता के बीच में जाए वो अच्छा है। देश का प्रधानमंत्री साथ लोक कल्याण मार्ग पर बैठा हुआ चाहिए या जनता के बीच में चाहिए? मैं मानता हूं कि इतना बड़ा चुनाव होता है, प्रधानमंत्री जी का दायित्व है अपनी सरकार के बारे में और अपनी पार्टी के बारे में लोगों के सामने अपने विचार रखें। अच्छा, पोलराइजेशन की जब बात आती है तो आप ही के नेता हैं विनय कटियार जी। विनय कटियार जी की भाषा अगर आपने सुनी हो तो आप उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं जब वो कहते हैं प्रियंका गांधी से सुंदर महिलाएं हैं, और वो महिलाओं की तुलना सिर्फ सुंदरता पे करते हैं? मुझे नहीं मालूम आप मीडिया के टच में रहती है नहीं रहती है। उसी दिन शाम को श्री वेंकैया नायडू और मेरी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कह दिया था कि इनके व्यक्तिगत विचार है, और इतना ही नहीं, ये भी कहा था कि राजनीति में इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए और इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, तो ये तो बात हुई अमित शाह जी के ऐसे नेता अपने कमेंट्स जारी रखते हैं, पार्टी उनको अपने आप को डिस्टेंस कर लेती है, और फिर योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। आपको जानकारी नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने अभी गायत्री प्रजापति पर बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज करने का कहा, और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री उनकी कंस्टिट्यूएंसी में प्रचार के लिए गए। डिस्टेंस भी नहीं करते नाविका जी। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी कम से कम डिस्टेंस तो कर लेती है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं कोई एक नेता बोल जाता है इतने बड़े पार्टी में से, इससे पार्टी का स्तर नहीं नापा जाता। तो आप कहते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी राय ऐसे अपने नेताओं को क्या रहेगी कि ऐसे शब्दावली उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए? मैंने कहा ना, उसी दिन कह दिया था पार्टी की ओर से हमारे प्रवक्ता और श्री वेंकैया नायडू जी ने कि ऐसे शब्दों से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आपके ट्रबल शूटर रहते हैं, जो इस तरह के स्टेटमेंट शूट एंड स्कूट करते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। साक्षी महाराज जी हैं, वो 4 बीवियां 40 बच्चे किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्तर गिराता नहीं है क्या पार्टी का? देखिए, पूरे यूपी के चुनाव में किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने और आपकी मैनिफेस्टो ने रोमियो स्क्वाड्स की बात की है, क्या ये मॉरल पुलिसिंग नहीं होगी? ना जी, लड़कियों की छेड़खानी होने देनी है क्या? उनकी परेशानी होनी है क्या? कॉलेज पर जाकर मोटरसाइकिल लेकर कॉलेज के आसपास आवारागर्दी करने वाले लोगों को जाति और धर्म के आधार पर रोकेंगे नहीं? किस तरह से सुरक्षा रहेगी बच्चियों की? इसके साथ कठोरता से काम लेना चाहिए। इसमें मॉरल पुलिसिंग की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है।
ये मॉरल पुलिसिंग का मसला नहीं है। एंटी रोमियो स्क्वाड महिला पुलिस का बनने वाला है, पुलिस थाने का बनने वाला है, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज नहीं करने वाली है। और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मेरठ, मुजफ्फरनगर में माँ बाप अपनी बच्चियों को कॉलेज कराने के लिए दिल्ली भेजते हैं। अमित शाह जी, कैराना को कश्मीर के एथनिक क्लेंसिंग से कंपेयर करना, क्या ये कम्युनली भड़काने की स्थिति नहीं है? नहीं, कैराना में पलायन हुआ है, वास्तविकता है। इसकी तीव्रता, इसकी परसेंटेज और कंपैरिजन में मैं नहीं जाना चाहता, मगर कैराना में पलायन हुआ है, वास्तविकता है, इससे हम भाग नहीं सकते। तो आप समझते हैं कि कश्मीर की एथनिक क्लेंजिंग, पंडितों का जो मैसेकर हुआ था उससे? उदाहरण हर एक वक्ता अपने अपने तरीके से देता है, मगर कैराना से एक ही धर्म के लोगों का पलायन हुआ है, ये वास्तविकता है। और मीडिया ने भी स्वीकारना चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए। आप लोगों का भी दायित्व है कैराना जाकर जांच करे कि क्या हुआ है। अमित शाह जी, आपने 10 फरवरी को कहा था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आपने चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को कहा कि वो विकास पुरुष कहते हैं अपने आप को और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, और वही लांछन आपने लगाए थे मायावती जी पे जब उन्होंने ऐसा किया। पर आपका ट्रैक रिकॉर्ड मैं बता दूं, पहले चरण में 22 out of 73 BJP candidates in phase 1 had serious criminal cases. 10 out of 67 in phase 2, 15 out of 68 in phase 3. ये आपका रिकॉर्ड है। 48 में से फेज 4 में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले हैं। क्या ये सारे पॉलिटिकल केसेस? नाविका जी, मैंने तो नाम दिए थे, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, गायत्री प्रजापति। आप एक नाम बोल दीजिए बीजेपी का। पर ये हैं क्रिमिनल केस यहाँ पर राजनीतिक तौर पर दायर होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं जितने 40-45 रिकॉर्ड्स हैं, इन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इन कैंडिडेट्स के, वो सारे 40-45 एक का भी मुख्तार से 10 गुना भी 10वें हिस्से का भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ना इस प्रकार का कोई व्यक्ति है। आप मुख्तार की कंपैरिजन किससे कर रही हैं? क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल, अगर एक बेंचमार्क बीजेपी जैसी पार्टी बेंचमार्क सेटअप करना चाहती है, दफाओं से बेंचमार्क सेट नहीं होता। क्रिमिनल बहुत बड़ा शब्द होता है, मुकदमा दायर करने से नहीं होता है, बहुत बड़ा शब्द होता है। आप मुझे बताइए कि गायत्री प्रजापति के सामने जो पीड़िता है उसको सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? थाना आया होगा, एसपी आया होगा, आईजी आया होगा, एडिशनल डीजी आया होगा, डीजी आया होगा, कहीं कुछ नहीं हुआ, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अमित शाह जी, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है पूरी बीजेपी की लिस्ट में किसी भी चरण में। 7 चरण का पोलिंग है उत्तर प्रदेश में। क्या ये कोइंसिडेंस है? ना, कोइंसिडेंस नहीं। हम कैंडिडेट बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी देखते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। तो आप समझते हैं कोई भी विनेबल कैंडिडेट मुस्लिम मेरी कैडर में नहीं है? तो ये टोटल पोलराइजेशन हुई कि नहीं कि आप हिंदुओं की पार्टी हैं? और आप मुझे ये सवाल देती है, अनुपात से ज्यादा मुस्लिम सीटें बसपा ने दी है, इसको क्यों नहीं पूछती हैं आप? अनुपात से ज्यादा सपा ने दे दी है, उनको क्यों नहीं पूछती हैं आप? सिर्फ बीजेपी को क्यों पूछ रही है आप? क्योंकि आपके यहाँ नहीं, वो मुस्लिम को ज्यादा टिकट दिए, वो पोलराइजेशन नहीं है। नहीं, पर आपके यहाँ एक भी नहीं है। मैं तो मानता हूँ हिंदू और मुस्लिम टिकट देने में देखना ही नहीं चाहिए, ये नजरिया ही गलत है। क्यों मुसलमान हिंदू को वोट नहीं दे सकता, हिंदू मुसलमान को नहीं दे सकता? हम ऐसा नहीं मानते। अगर उत्तर प्रदेश की चुनाव में आपकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली से तय करेगी? लेजिस्लेटिव पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड दोनों मिलकर तय करेंगे। तो आपके पास ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं था उत्तर प्रदेश में? बहुत सारे हैं, मगर रणनीतिक दृष्टि से हमने उसको नेम किए करना है किसी एक व्यक्ति को ठीक नहीं समझा। आप समझते हैं 70 साल की आजादी के बाद आज भी उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो कास्ट कॉम्बिनेशंस पे खेला जाता है? मैं नहीं मानता ऐसा। आप समझते हैं कि डेवलपमेंट का जो है एजेंडा
जब डेवलपमेंट की बात आती है तो फिर कब्रिस्तान शमशान घाट की बात क्यों आती है? कब्रिस्तान और शमशान घाट भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, मगर वो करने में आप एपीसमेंट कर रहे हो, वो करने में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। इसको हम उजागर कर रहे हैं। इसमें क्या बुरी बात है जी? जो कर रहे हैं वो बुरी बात है, जो बता रहे हैं वो बुरी बात है। मैं मानता हूं जो कर रहे हैं वो बुरी बात है। और ये हमारा चुनाव का एजेंडा विकास का ही एजेंडा है। नाविका जी, आपने हमारा घोषणा पत्र शायद देखा नहीं है, वरना आपके सवालों की लिस्ट में वो भी तो होगा। मैं तो चाहता हूं कि आपका एजेंडा डेवलपमेंट होना चाहिए था आज के इंटरव्यू में। नहीं, डेवलपमेंट एक भी सवाल आपने अब तक डेवलपमेंट के लिए तो पूछा ही नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं, पूछना चाहिए था ना। आपका एजेंडा ही डेवलपमेंट का नहीं है। डेवलपमेंट का एजेंडा तो आपके भाषणों में दिखाई दे तो कोई डेवलपमेंट का एजेंडा मेरे भाषण शायद आपने सुने नहीं। 50 भाषण उठाकर देखिएगा, एक भी इस प्रकार के मुद्दे नहीं है। जो बिजली के मुद्दे पर जो कचरा आप चुनकर लाइए। कचरा नहीं होता, ये सवाल लोगों के होते हैं। मैं समझ गया नाविका जी, आपका पूछने का दायित्व है। मेरा इतना ही कहना है, मेरे भाषण में मुद्दे नहीं होते। मेरे भाषण में शुद्ध रूप से बिजली का मुद्दा होता है, कानून और व्यवस्था का मुद्दा होता है, शुद्ध पीने का पानी का मुद्दा होता है, यूपी में किसानों का धान खरीदा नहीं जाता उसका मुद्दा होता है, व्यापारी और महिला की सुरक्षा का मुद्दा होता है, कॉलेज उपलब्ध नहीं है नए कॉलेज बनाने का मुद्दा होता है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, डेयरी बनाना और कत्ल खाने बंद करना। ये सारे मुद्दे मेरे डेवलपमेंट के ही होते हैं। और बाकी बनाम आपके दूसरी पार्टियों का क्या एजेंडा रहता है? देखिए, कोई अभी आपने बताया कैसी कैसी भाषा सब उपयोग हुई है, तो ये भाषा आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप? ना, हम नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को कोई कुछ भी कह के चला जाए, पार्टी उसकी जवाब नहीं देगी? पार्टी को जवाब देने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जवाब देने वाली है। अच्छा अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ नोटबंदी पर। नोटबंदी आपकी एक मेजर रिफॉर्म का एक स्टेप रहा है। लोगों का कहना है कि आपने आम आदमी से तो सारे सवाल पूछे, उसने 2 लाख रुपए बैंक में डाले तो क्यों डाले, वो टैक्स दिया कि नहीं दिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स से एक तो छूट है, दूसरा आपने एक स्टेप लिया है बजट में इस बार कि आप 2000 से ज्यादा रुपए अगर दान किए जाएंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो आप उसको कैश में नहीं कर सकते। लेकिन हमें वित्त मंत्री ने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी आपसे चर्चा हुई है कि बीजेपी पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कैशलेस जाएगी, जो डिजिटल पेमेंट में जाएगी। तो इसका रोड मैप क्या है, आज आप हमारे दर्शकों को बताएं। लगभग जून तक ऐसी पोजीशन में हमारी पार्टी को ला देंगे। हम कैश चंदा लेना बंद कर देंगे। जून तक? ये आपका वादा है लोगों से? नहीं, मैंने एक रोड मैप बनाया है, इसमें वादे नहीं होते हैं। 2000 तक की कानूनन छूट है, 2000 रुपये तक की, मगर सरकार ने एक नई व्यवस्था बनाई है बॉन्ड देने की। हाँ जी। जो चेक देने से डरते हैं और प्रतिबंध भी है, दोनों को उठाकर आरबीआई का एक बॉन्ड खरीदकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं, इनके नाम उजागर नहीं होंगे। अगर इस तरह से होता है तो मुझे लगता है कि हमें कैश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे कार्यकर्ताओं से भी जो अब तक 20,000 का पैसा आता था, अब हमने तय किया है कि मई जून तक इसका एक खाका बनाकर बैंक अकाउंट्स वगैरह हर जिले में अच्छे से खोलकर उसको चेक से ही लिया जाएगा। चेक और डिजिटल पेमेंट से लिया जाएगा? चेक और डिजिटल पेमेंट से। आप समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज पर ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंडिंग और आरटीआई के डोमेन में आने का कोई ना कोई दारोमदार होना चाहिए? देखिए, फंडिंग ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, वहां तक तो मेरी ही सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने ही ये सबसे बड़ा कदम उठाया है, बॉन्ड्स का और 2000 कर देने का। मैं मानता हूं इससे बहुत हद तक अकाउंट की मतलब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। जहां तक आरटीआई का सवाल है, फंडिंग के लिए कोई कुछ भी करे, हम हमारा अकाउंट देते ही है। चुनाव आयोग साइट पर भी रखता है, किसी के लिए, नाविका जी के लिए या देश के किसी भी नागरिक के लिए वो अकाउंट उपलब्ध होते हैं। मगर मेरे कमरे में कौन मिलने आया, कितनी चाय पिलाई गई, दिन के कितने विजिटर्स आए, कितनी गाड़ियां कहाँ गई,
ये सारी चीजें मैं नहीं मानता कि आरटीआई के दायरे में तो आप समझते हैं कि फंडिंग तक आरटीआई में आना चाहिए? निश्चित रूप से आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी फंडिंग के मामले में, पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में होनी चाहिए, और मोदी जी ने ही इसमें पहल की। मैं आपसे एक और सवाल इससे पूछना चाहती हूँ जो जुड़ा हुआ है, वो है एक राजनीतिक कहीं ना कहीं ट्विस्ट रहता है ये जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज को। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी का देखा गया था कि उन्होंने पार्टी के फंड्स डाइवर्ट किए थे नेशनल हेराल्ड और एसोसिएट जर्नल्स की तरफ। उस पर एक सवाल उठता था और ये सवाल पूछा भी गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि क्यों रद्द नहीं होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अगर उन्होंने ये रूल्स ब्रेक किए हैं। देखिए, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं होता। क्या ये राजनीतिक टाइमिंग पर फैसला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मामला अदालत में लंबित है और ये फैसला चुनाव आयोग ने करना है। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमने कहीं पर पैसा डाइवर्ट नहीं किया। हमारे सारे अकाउंट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है, आप देख सकते हैं कभी भी। कुछ लेफ्ट पार्टीज का कहना है कि आपने फॉरेन फंड्स लेकर उसको कानून में बदलाव कर कर आप और कांग्रेस एक साथ मिलकर फॉरेन फंड्स लेंगे। एक टेक्निकल टाइप का मुद्दा, इतनी बड़ी अमाउंट भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। फॉरेन कंपनी किसको माना जाएगा, इसके टेक्निकल इंटरप्रिटेशन के आधार पर ये झगड़ा हुआ है। कुछ समय में एक कंपनी जिसमें इंडिजिनियस शेयर ज्यादा होते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि इसमें फॉरेन शेयर होल्डिंग ज्यादा ही हो गई, तो उसका शेयर होल्डिंग हर रोज कोई देखता नहीं है और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अमित शाह जी, आपसे एक और सवाल पूछूंगी। अब सीबीआई ने अपने एक पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया है। उनके ब्लैकबेरी मैसेजेस में से 3 नाम फिर उजागर हुए हैं। एक एपी शब्द का नाम फिर उजागर हुआ है, ये एपी चॉपर गेट में भी आया था, ये एपी दोबारा आया है, एक के नाथ आया है, एक शिंदे आया है। क्या आप समझते हैं कि क्योंकि यूपीए की सरकार के दौरान ये सीबीआई डायरेक्टर थे, इन नामों की जांच होनी चाहिए कि ये कौन लोग थे? देखिए, ये मामला सीबीआई देख रही है, अभी मेरा इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सीबीआई जांच करे, अपने जो तथ्य है वो कोर्ट के सामने रखे, वो ही ज्यादा उचित होगा। लेकिन एपी शब्द बार बार आता है, इसका देखिए, इसके बारे में भी मैं अभी इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि जांच चालू है। अगर चार्जशीट कर देते हैं और सारी चीजें जनता के सामने पब्लिक डोमेन में रखती है सीबीआई, उसके बाद में मैं जरूर टिप्पणी करूंगा, डरे बगैर करूंगा। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने टारगेट किया है बीजेपी सरकार को नोटबंदी के दौरान और कहा कि नोटबंदी के दौरान इतनी मौतें हो गई हैं, उसका भी खामियाजा सरकार को भुगतना चाहिए, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, आपको उनका क्या जवाब? देखिए, मुझे लगता है उनका जवाब चुनाव में ही आ जाएगा। ये 11 मार्च तक का अपराध देखिए, अपने आप आ जाएगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। इस मुद्दे पर देश की जनता ने जितने भी सर्वे हुए, नाविका जी एक सर्वे उठाकर देख लीजिए, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का इस मुद्दे पर समर्थन किया है। अभी भी असम में स्थानीय इकाई के चुनाव आए, कांग्रेस साफ हो गई, इसका कोई जवाब उनसे नहीं मांगता है। अब मैं ऐसा कहूं कि नोटबंदी का विरोध किया इसलिए साफ हो गई है। एक बार जो फैसला हुआ है, जनता ने इसको सराहा है और एक अकेला फैसला नहीं है, फैसलों की लड़ी है। उसके बाद में भी हमने चुनाव के अंदर से काले धन को निकालने के लिए बहुत बड़ा हिम्मत वाला फैसला लिया है, जो आज देश की राजनीति के 70 साल में कोई नहीं ले पाया, हमने लिया है। हम भी पॉलिटिकल पार्टी है, फिर भी लिया है, हमें भी तकलीफ पड़ने वाली है, फिर भी लिया है। एक तरफ तो अमित शाह जी अलायंसेस की बात होती है, बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज एकजुट होकर एक कोalition आपके खिलाफ बनाना चाहती हैं और आपके यहाँ एनडीए में खुद ही अलायंस पार्टनर्स में विवाद और झगड़ा और तनाव है। सिविक पोल्स चल रहे हैं मुंबई में, नागपुर में, और रोज शिवसेना जो है आपके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, उद्धव ठाकरे के मुंह से कई अपशब्द निकलते हैं। तो ये किस तरह की अलायंस पार्टनरशिप है? देखिए, पहले भी हम एनडीए के हिस्से रहते हुए ही
महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव लड़े थे। अभी म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव हुआ तो भी हमने आमने सामने ही लड़ा था, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का और जिला परिषदों का भी लड़ रहे हैं। अब दो पार्टियों की अपनी अपनी ताकत के लिए एक असेसमेंट है, और वो असेसमेंट इतना अलग अलग प्रकार का है कि मिट विच नहीं हो रहा है, तो और कोई रास्ता नहीं बचता। दोनों जनता के सामने गए, जनता तय करेगी किसकी क्या ताकत। पर इतनी कड़वाहट के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। चलिए, चुनाव सामने लड़ते हैं तो कई बार बोलते हैं। तो आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई असर समझते हैं इसका होगा, क्योंकि शिवसेना आपकी अलायंस पार्टनर है एनडीए में? देखिए, जब हम विधानसभा का चुनाव लड़े तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो थे, म्यूनिसिपैलिटी वाले लड़े तब भी थे, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लड़े तब भी है। मैं नहीं मानता इसका कोई असर। तो ये दिखावा है जो मुंबई में हो रहा है? दिखावा नहीं है, दो पार्टियां अपने अपने मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है आमने सामने। दिखावा क्या है, खुली बात है, आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। पर अमित शाह जी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रही हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपको अलायंस पार्टनर्स की जरूरत होगी। आप समझते हैं कि इस वक्त आप एक अलायंस पार्टनर खोना चाहेंगे या आप और अलायंस पार्टनर को लाना चाहेंगे? आप इतनी चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। स्थानीय इकाई के चुनाव है, समाप्त हो जाएंगे। शिवसेना हमारा बहुत पुराना साथी है, एनडीए के अंदर सरकार में हिस्सेदारी है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोचते हैं। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में आप किस तरह से समझते हैं, आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या यूपी के इलेक्शंस आपको हेल्प करेंगे? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए यूपी के वर्डिक्ट के बाद ही, ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही चित्र स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि यूपी का स्टेट बहुत बड़ा होता है। 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब सब कहते हैं आपके हाथ से गया। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी, कांग्रेस कहती है उनकी सरकार बनेगी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का तो एक तरह से लोग कहते हैं सफाया हो जाएगा पंजाब में। क्या आप समझते हैं ये एक सेटबैक रहेगा बीजेपी के लिए? मैंने पहला भी कहा आपको कि हम गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हमारे साथ नया जुड़ेगा। पंजाब में आपके आकलन के साथ मैं सहमत नहीं हूं। एक मध्य त्रिकोणीय मुकाबला है, परिणाम कुछ भी आ सकता है, कांटे की टक्कर है। और जहां तक मणिपुर का सवाल है, अभी चुनाव सेफ ले रहा है, तो मणिपुर के बारे में 9 और 5 तारीख को, 7 और 9 तारीख को मतदान है वहां पर, तो थोड़े समय के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी कश्मीर की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर राज्य जब आपने जीता था तो ये एक बहुत बड़ी उमंग की लहर थी बीजेपी में कि पहली बार जम्मू और कश्मीर में आप सरकार, साझी सरकार पीडीपी के साथ बनाए। क्या इस वक्त वहां जो पीडीपी सरकार का रवैया है सेपरेटिस्ट के साथ, और सेपरेटिस्ट पे मैं सवाल पूछूंगी, टाइम्स नाउ ने एक पेटिशन की है जिस पर कम से कम 35,000 लोगों के सिग्नेचर्स हुए हैं change.org पर, जिस पे ये है कि सेंट्रल फंडिंग से और स्टेट फंडिंग से सेपरेटिस्ट को सिक्योरिटी दी जा रही है, जिसमें लोग कहते हैं कि जो प्रो पाकिस्तान लोग हैं इनको सिक्योरिटी स्टेट या सेंटर क्यों प्रोवाइड करें? इस पर गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर सरकार से बात कर रहा है, जल्द ही इसके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। पर एक पॉलिसी तौर पर क्या आप समझते हैं कि सेपरेटिस्ट को ऐसी सिक्योरिटी देनी चाहिए? अरे नाविका जी, गृह मंत्रालय को बात ही इसलिए करनी पड़ रही है कि इस फैसले के पर उनके मत जानने के बाद क्या उचित है वो निर्णय होगा। आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था जिस पर बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ने टिप्पणी की थी। पी चिदम्बरम साहब ने इनटेम्परेट कहा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके स्टेटमेंट को हॉट हेडेड कहा था, जब उन्होंने कहा था कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी में अगर आर्मी के रास्ते में आएगा तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी, कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप आर्मी चीफ के इस वाक्य के आप सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले मैं मानता हूं आर्मी चीफ के बयान को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, इसलिए जिन्होंने भी टिप्पणी की है वो ठीक नहीं किया है। आर्मी को अपना काम करने देना चाहिए, उनको जो मैसेज डालना है अपने काम के अनुरूप वो डाले जनता में। सर्जिकल स्ट्राइक्स एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की मानी जाती है। क्या आप समझते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स और डीमोनेटाइजेशन आपके 3 साल की सरकार के परफॉर्मेंस में मेजर हिस्सा रहे, जिस पर
एक तरह से पॉलिसी डिसीजन बीजेपी? देखिए, दोनों कदम अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े कदम है। सर्जिकल स्ट्राइक के कारण पूरी दुनिया का देश को देखने का एक नजरिया बदला है। भारत को एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के नाते सब देख भी रहे, पहचान भी रहे। और मैं मानता हूं कि इसके बाद आतंकवादियों के और आतंकवाद को प्रेरित करने वालों को हौसले पस्त हुए। एक, और नोटबंदी के फैसले को अकेले नहीं देखना चाहिए। ये डिमोनेटाइजेशन का फैसला अपने आप में एक अकेला फैसला नहीं है। काले धन के खिलाफ एक सुनियोजित प्लान लड़ाई जो चल रही है उसका एक हिस्सा है। मगर मैं मानता हूं ये बहुत साहसी कदम है और इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलने वाले हैं। ब्लैक मनी की जो आपकी लड़ाई है उसमें हर वक्त ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से टिप्पणी होती है कि प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव के समय ये वादा किया था कि हर इंसान के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। आप उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे। हर एक के हिस्से में डेवलपमेंट के काम के लिए 15 लाख रुपया आए, इतना एक अंदाज है ब्लैक मनी के बारे में, ये कहा है। तो ये क्या ऑपोजिशन जानबूझकर ट्विस्ट करके प्रधानमंत्री को टारगेट करती? कोई टारगेट नहीं होता नाविका जी, उनके बोलने से क्या होता है। ठीक है, राजनीति है, बोलते रहे, मगर हमने गंभीरता से, बहुत गंभीरता से काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे पर भी ये लड़ाई चालू रहेगी और हम इसको निश्चित रूप से जनता के पक्ष में जीत कर लाएंगे। आप अपने क्रिटिक्स जैसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी के एक फैसले से 1 से 2% जीडीपी में गिरावट आएगी, स्लो डाउन होगा, नौकरियां जाएंगी। आप उनको क्या जवाब देते? देखिए, अटल जी की सरकार थी तब हम 8% जीडीपी छोड़कर गए थे। 10 साल अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने सरकार चलाई, 10 साल तक, और हमें 4% देकर गए। हम 7.6% पर लेकर आए हैं। तो कृपया इस मामले में मनमोहन जी टिप्पणी न करें, वो ही सही है। राहुल गांधी आप समझते हैं कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले चुनाव में खड़े हो पाएंगे? मुकाबले में तो आप भी खड़ी रह सकती है, इसमें क्या है, डेमोक्रेसी है, नाविका भी खड़ी रह सकती है। गुजरात का चुनाव अगला है, वहां की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, गुजरात का चुनाव, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारा मजबूत संगठन है वहाँ पर और हमारे नेतृत्व की विश्वसनीयता भी बरकरार है। तो मैं मानता हूँ गुजरात का चुनाव पहले की तरह हर बार जैसे हम जीते इसी तरह बहुत अच्छे मार्जिन के साथ हम वहाँ सरकार बनाएंगे। पर पहली बार वहाँ नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे, इसका अभाव क्या पार्टी को पड़ेगा? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और गुजरात में भी जाएंगे, आप क्यों चिंता करेंगे? अब ज्यादा फायदा होगा नरेंद्र मोदी जी के कारण। पर आपको मिड टर्म चेंज करना पड़ा। गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी जी को देखकर बहुत प्रसन्न है कि आज जो गुजरात का मुख्यमंत्री था, गुजरात से चुनकर गया, मुख्यमंत्री बने थे, वही नरेंद्र मोदी आज देश का नाम दुनिया में इतने आगे ले जा रहे हैं। अमित शाह जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब ये 3 साल का दौर जो है बीजेपी की सरकार, बीजेपी लेड सरकार ने सेंटर में कंप्लीट करने जा रही है, आप इन 3 सालों को किस तरह देखते हैं? क्या आपका उपलब्धियां रही हैं और क्या आगे के चैलेंजेस हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली उपलब्धि है अनिश्चितताओं का दौर समाप्त हो चुका है। ये निर्णायक सरकार है। प्रधानमंत्री किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं है, देश को स्वयं चला रहे हैं। दूसरा, पॉलिसी के मामले में कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। देश की दिशा स्पष्ट है, दुनिया में देश का सम्मान बना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब हुआ है। देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए गए, उसके परिणाम भी मिले हैं। और देश में पहली बार विकास का एक ऐसा मॉडल देश के जनता के सामने रखा है जो सर्वस्पर्शी हो, सर्वसमावेशक हो। ये विकास के मॉडल ने सभी को स्पर्श किया है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, गांव हो, और ये सर्वसमावेशक है, इसमें सबका समावेश भी है। मैं मानता हूं बहुत अच्छे तरीके से 3 साल में ये 10 साल का जो घाटा था, विश्वसनीयता का घाटा,
उसको 3 साल के से भी कम समय में प्रधानमंत्री जी ने पूरा है। आज देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है और देश की जनता को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी देश को बहुत आगे ले गए हैं और आगे ले जाएंगे और विश्व में एक प्रथम पंक्ति के राष्ट्र के नाते देश को स्थापित करेंगे। तो सब कुछ तो 3 सालों में हो गया, अगले 2 साल क्या इलेक्शन मोड में रहेगा? मैंने ऐसा नहीं कहा है कि हो गया है, ये स्थितियां स्पष्ट हो गई है। अब ये कंफ्यूजन नहीं है देश कौन चलाएगा, अब नीतियां क्या होगी कंफ्यूजन नहीं है। काम चल रहा है, काम बहुत बाकी है। हमने 60 साल के बाद देश की 2 करोड़ महिलाओं के घर में गैस पहुंचाने का काम किया है। देश के हर घर में शौचालय पहुंचाने का हमारा प्रयास है। देश के हर घर में हमने बैंक अकाउंट पहुंचाया है। देश के हर घर में हम बिजली पहुंचाने जा रहे हैं। नाविका जी, ये सारी चीजें देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हुई। आज देश का युवा टेक्नोक्रेट स्टार्टअप के माध्यम से दुनिया के युवा के साथ स्पर्धा करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है और दुनिया भर के लोग हिंदुस्तान में आज अपनी पूंजी लगाकर उद्योग लगाना चाहते हैं। मैं मानता हूं बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है नाविका जी, सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, जनता की सोच भी सकारात्मक हुई। 2019 तक अब और क्या क्या करना बाकी है, ये आपको प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछने का जल्दी मौका मिले। पर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग, मिस्टर अमित शाह। थैंक you very much. And we'll ask you on 11th of March, how much of a part Uttar Pradesh is going to play in this story that the BJP is writing for the entire country. Thank you very much.